2020 से लेकर आज तक पाकिस्तान की ऑटो मार्केट बहुत खुशकिस्मत भी रही है और बहुत बदकिस्मत भी रही है। बदकिस्मत इसलिए रही है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है और गाड़ियाँ जो हैं वो नॉर्मल पर्सन की रीच से आउट हो गई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। खुशकिस्मत इसलिए रही है कि हम शुरू से देखते आ रहे थे कि हमें सिर्फ टोयोटा करोला, होंडा सिविक सिटी और मेहरान मिल रही थी, बट टुडे वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, और जिसमें से एक ऑप्शन किया स्पोर्टेज भी है। और आज इस वीडियो में मैं आपको जो ओनर्स एक्सपीरियंस है वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई डिड आई चूज़ टू बाय दिस कार ओवर अदर कार्स, क्योंकि मार्केट में और बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं जैसे कि MG HS है, Hyundai Tucson है, उसके अलावा चंगान की ओशान आई है और प्रोटोन X70 इज़ अ वेरी गुड कार। उसके अलावा हमारे पास चेरी है, चेरी की टीगो 8 Pro, वेरी नाइस कार। ये गाड़ी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मैंने तकरीबन 10 दिन पहले ख़रीदी है, लेकिन इससे पहले भी मेरे पास किया स्पोर्टेज ही थी जो मेरे पास तकरीबन 1 साल रही थी। उसको बेच के मैंने दोबारा से स्पोर्टेज ली है। इसकी क्या रीज़न थी इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप वो ऊपर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, अभी हम बात करते हैं किया स्पोर्टेज के ऑनर्स एक्सपीरियंस की। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम अपनी वीडियोज़ के अंदर गाड़ी का जो हार्ट होता है यानी कि उसका इंजन, उसकी बात करते होते हैं। सो दिस कार कम्स विद अ 2.0 लीटर इंजन। 2.0 का मतलब होता है 2000 सीसी इंजन है और ये तकरीबन 140 से लेके 150 के करीब हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। ऑन पेपर्स ये 154 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। सो गाड़ी अंडर पावर नहीं फील होती। ये जो सेम इंजन है किया स्पोर्टेज के तीनों वेरिएंट्स के अलावा 3 और गाड़ियों के अंदर आता है। जो Hyundai सोनाटा का बेस वेरिएंट है उसके अंदर भी ये सेम इंजन आता है। उसके अलावा जो हमारी Hyundai Elantra है उसके अंदर भी सेम इंजन आता है, सेम ट्रांसमिशन आती है। उसके अलावा जो हमारे पास है अपनी Hyundai Tucson उसके अंदर भी सेम इंजन आता है। जो मैंने ये तमाम गाड़ियों का नाम लिया है उन तमाम गाड़ियों में सेम इंजन के साथ सेम ट्रांसमिशन भी आती है, विच इज़ द 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और वो ट्रिप्टोनिक भी होती है। उसका मतलब ये है कि आप उसको मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं। इंजन इज़ गुड, कोई कंप्लेंट नहीं है। एक चीज़ जो आप नोटिस करेंगे अगर आप ड्राइव करके आते हैं थोड़ी सी भी या ज़्यादा, आप इंजन के करीब खड़े होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हीट फील होती है। नॉर्मली गाड़ियों में आपको इतनी हीट नहीं फील होती, लेकिन आपने घबराना नहीं है क्योंकि ये इसी तरह से हीट प्रोड्यूस करता है और ये हीट अप नहीं होती गाड़ी। सो एवरीथिंग इज़ गुड। इंजन बे इज़ वेरी नीट। कोई इन्होंने कवरिंग शवरिंग नहीं की जैसे कि नॉर्मली चाइनीज़ कंपनीज़ कर रही हैं। प्रोटोन X70 मलेशियन है, उसके अंदर भी सारा इंजन बे कवर्ड होता है, बड़ा प्यारा लगता है। नाउ विल टॉक अबाउट द डिज़ाइनिंग ऑफ द स्पोर्टेज। वैसे ग्लोबली स्पोर्टेज की नई जनरेशन आ गई हुई है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि पाकिस्तान है और पाकिस्तानी अवाम को उन्होंने पुरानी चीज़ें बेचनी है, इसी वजह से ये पुरानी स्पोर्टेज वो पाकिस्तान में बेच रहे हैं। बहरहाल जो हमारे पास है हम उसकी बात करेंगे। जो इसकी हेडलाइट्स हैं ये LEDs हैं और इसके चारों तरफ 4 जो हैं वो डे टाइम रनिंग LEDs हैं। इसके अंदर ये प्यारी सी जो हैं ये इसके टर्न सिग्नल्स हैं। किया स्पोर्टेज के पाकिस्तान के अंदर 3 वेरिएंट्स आते हैं जिसमें फ्रंट व्हील ड्राइव होता है, ऑल व्हील ड्राइव होता है जो टॉप ऑफ द लाइन होता है, और जो बेस वेरिएंट होता है वो अल्फा होता है। फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव की जो लाइट्स और ओवरऑल शेप है वो सेम होती है, लेकिन जो अल्फा है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं क्योंकि वो 8-10 लाख सस्ती होती है। अल्फ़ा के अंदर ये हेलोजन और LED का मिक्सचर आता है और डिज़ाइन थोड़ा सा फ़र्क होता है इंटरनली, बाहर से ये डिज़ाइन है। उसके अलावा अल्फ़ा के अंदर जो टायर हैं वो छोटे होते हैं, बट विल कम टू दैट लेटर। अभी हम इसके डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। नाउ हियर इज़ द ग्रिल जो किया की एक पहचान है, टाइगर नोज़ ग्रिल। मुझे तो टाइगर के नोज़ की तरह नहीं लगती, लेकिन चलो वो कह रहे हैं तो मान लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसकी फॉग लाइट्स हैं विच आर क्वाइट गुड, काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइट है। नॉर्मल हमारे जो पाकिस्तान में बाकी गाड़ियाँ हैं उनकी फॉग लाइट से काफ़ी अच्छी लाइट है। उसके अलावा नीचे ये एयर डक्ट है और ये रियल है। पाकिस्तान में जो सिर्फ कोरियंस हैं जो ओरिजिनल एयर डक्ट दे रहे हैं, लेकिन जो टोयोटा करोला शरोला जो हैं सिविक्स वो जो हैं फेक एयर डक्ट्स बनाते हैं। अब इस एयर डक्ट का या एयर वेंट का मकसद ये होता है कि यहाँ से हवा पास होती है जो गाड़ी के एरोडायनेमिक्स के साथ जा रही है और वो टायर्स के ऊपर इस तरह से पड़ती है कि गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बेहतर करती है। उसके अलावा जो ब्रेक्स हैं उन पे भी हवा ज़्यादा पड़ती है तो वो ब्रेक्स कूल डाउन अच्छी हो जाती हैं। किया स्पोर्टेज के अंदर ये कुमो के ओरिजिनल टायर्स आते हैं जो कि कोरियन ब्रांड है। इसके अंदर 225 जो विड्थ होती है और उसके साथ साथ जो रिम है इसका वो 18 इंचज़ का होता है। आई डोंट लाइक दिस टायर्स क्योंकि एक तो इनकी क्वालिटी थोड़ी सी लो है। हमारे जो नॉर्मली चलते हैं योकोहामा के या मिशेलिन के उनसे क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है, बट दीज आर फेयरली नॉर्मल टायर्स। लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा मसला है। किया स्पोर्टेज के काफ़ी सारे यूज़र्स ने बताया कि उनके जो टायर्स हैं वो हाई स्पीड्स पे फट जाते हैं, तो ये टायर्स को मैं काफ़ी डेंजरस भी करार दूँगा क्योंकि मेरा नहीं ख्याल आपको यूज़ करने चाहिए। आई विल चेंज दीज टायर्स। रिम्स आर गुड, 2 टोन, सिल्वर, ब्लैक,
क्वाइट नॉर्मल। उसके अलावा यहाँ पे इसका जो मिरर है उसके अंदर भी एलईडी टर्न सिग्नल्स हैं और ये रिट्रैक्टेबल हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक और फीचर है, अगर आपके पास की है आपकी पॉकेट में, आप इसके करीब जाते हैं तो ये खुद ही ओपन हो जाते हैं, आपको वेलकम करते हैं। उसके साथ साथ इसके जो डोर हैंडल्स हैं उनके अंदर एक लाइट भी ओपन ऑन हो जाती है, ताकि आप रात में अगर पार्किंग में अंधेरे में कहीं आप गाड़ी को ओपन करना चाह रहे हैं तो आपको हैंडल ढूंढने में मुश्किल ना हो। साइड प्रोफाइल इज़ क्वाइट ओके। ये जो इसके सनशेड्स हैं ये नहीं आते, ये आफ्टर मार्केट हैं। उसके अलावा जो इसके ये फुट रेस्ट हैं ये भी आफ्टर मार्केट हैं, इसके अंदर नहीं आते। मेरा नहीं ख्याल इस गाड़ी के अंदर फुट रेस्ट की कोई ज़रूरत है। ये कोई लैंड क्रूज़र तो है नहीं कि बहुत ऊंची होगी तो आपको स्टेप रख के जाना पड़े। खैर लगे हुए हैं तो ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे रूफ रेल्स हैं जो कि एक्चुअली रूफ रेल्स नहीं है, बस एक डिज़ाइन है और मेरा नहीं ख्याल ये किसी एरोडायनामिक्स में भी कोई फ़र्क डालते हैं। एंड इसके जो रेयर ग्लास है ना ये थोड़ा सा टिंटेड आता है, लाइक 80% टिंटेड होता है और जो फ्रंट है वो बिल्कुल टिंटेड नहीं होता। उसके अलावा भी आपको काफ़ी टिंटेड नज़र आ रहा होगा क्योंकि इसके अंदर शेड्स लगे हुए हैं। जो टायर्स हैं टायर्स का मैंने आपको बताया, लेकिन एक चीज़ नहीं थी बताई वो ये है कि जो अल्फ़ा है ना उसके अंदर 18 इंच की बजाय 17 इंचज़ के टायर्स आते हैं। तो उसके दो फ़ायदे भी हैं अल्फ़ा को। जो पहला फ़ायदा है वो तो ये है कि उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है ना वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। 1 लीटर के अंदर कह लें 0.5 से 1 किलोमीटर तक का फ़र्क पड़ जाता है, विच इज़ क्वाइट अलॉट। उसके अलावा जो उसका कंफर्ट लेवल है ना वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, क्योंकि जितना रिम बड़ा होगा आपका कंफर्ट लेवल उतना थोड़ा सा कम होगा। एंड दैट्स इट अबाउट द साइड। अब अगर हम रेयर पे आएँ तो इसकी जो टेल लाइट्स हैं ये एलईडीज़ हैं और उसके अलावा पीछे रेयर वाइपर मिल जाता है। आप इसको ऑटो भी कर सकते हैं, वो ऑटो का जो सारा फंक्शन है वो मैं आपको अंदर इंटीरियर में बैठ के बताऊंगा। एंड उसके अलावा यहाँ पे स्पोर्टेज का बैज है, यहाँ पे किया लिखा हुआ है, दैट्स क्वाइट नॉर्मल। पाकिस्तानी वैसे जो पाकिस्तान में पहले से जो ब्रांड्स हैं जैसे जापानीज़ ब्रांड्स, टोयोटा हो गया, होंडा हो गया, उन्होंने यहाँ पे टोयोटा, यहाँ पे करोला, यहाँ पे VVTi, यहाँ पे जो है 1.6, 1.8 ग्रैंडे, काफ़ी कुछ लिखा होता है तो गाड़ी बड़ी रफ सी हो जाती है, बट दिस लुक्स गुड। एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स द व्हील अथॉरिटी लोगो। और यहाँ पे इसका बटन है इसके अंदर ट्रंक के अंदर, जिससे आप ट्रंक को ओपन कर सकते हैं। नाउ दिस ट्रंक इज़ क्वाइट गुड, काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे आपको जो है एक स्प्लिटर भी मिल जाता है। इसको ट्रंक को अगर आपने ऊपर रखना है कुछ उसके लिए, जिसको आप बंद भी कर सकते हैं और इस तरह से खोल भी सकते हैं। उसके अलावा आप इस स्प्लिटर को उतार भी सकते हैं। अगर आपने कोई बड़ा ऑब्जेक्ट रखना है ना तो आपने सीट्स को भी रिक्लाइन करना है, क्योंकि इसकी सीट्स भी रिक्लाइन हो सकती हैं, तो आप इसको उतार सकते हैं। मैं अभी नहीं उतारूँगा क्योंकि फिर दोबारा मुझसे लगना बड़ा टाइम लगता है। उसके अलावा ट्रंक की जो नीचे वाली साइड है यहाँ पे हैंडल है और इसको अगर आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी स्टेपनी मिल जाएगी और स्पेयर टायर जिसे कहते हैं। जो ऑल व्हील ड्राइव है उसके अंदर मेरे ख्याल से अलॉय रिम ही आता है, लेकिन इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि स्टील रिम आता है। उसके अलावा इसके जो कुछ टूल्स हैं वो पड़े हुए हैं, जैक वगैरह। उसके अलावा ये इसके अंदर एक नेट आता है, आप नेट लगा के यहाँ पे तो अपनी ट्रंक को स्प्लिट कर सकते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर आपने छुपानी हो तो उसके लिए जगह है। नाउ कमिंग डाउन एट द रेयर, यहाँ पे आपको इसका टर्न सिग्नल मिल जाता है और यहाँ पे है इसकी रिवर्स लाइट और उसके नीचे है रिफ्लेक्टर। अब इस रिवर्स लाइट और टर्न सिग्नल दोनों में दो ड्रॉबैक्स हैं। जो आपके टर्न सिग्नल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे हैं। अगर आप किसी रशी एरिया में खड़े हैं और पीछे आपके गाड़ी लगी हुई है कोई, तो उस गाड़ी को आपका टर्न सिग्नल नहीं नज़र आएगा कि आपने कहाँ को मुड़ना है। तो ये एक बड़ी गलत बात है और एक बड़ा डिज़ाइन फ्लॉ है। उसके अलावा जो रिवर्स लाइट है, कुछ कोरियन गाड़ियों के अंदर जो रिवर्स लाइट है वो सिर्फ एक ही चलती है, एक तरफ की। तो अगर जो पर्सन है वो दूसरी तरफ खड़ा है तो उसको ये नहीं पता लगेगा कि गाड़ी रिवर्स हो रही है। ये भी एक ड्रॉबैक है इसका। उसके नीचे रिफ्लेक्टर्स हैं, वो रिफ्लेक्टर्स तो होते ही हैं। उसके अलावा रेयर के ऊपर कुछ खास नहीं है। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसके हैं ये पार्किंग सेंसर्स। 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। आप अगर गाड़ी रिवर्स कर रहे हो तो ये आपको बता देते हैं अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराने लगे हैं। जो अल्फ़ा वेरिएंट है उसके अंदर ये नहीं आते और उस अल्फ़ा वेरिएंट के अंदर ये एलईडी लाइट्स भी नहीं आती, उसके अंदर हेलोजन बल्ब्स वाली लाइट्स आती हैं। और जो ऑल व्हील ड्राइव है उसके अंदर ये पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और उसके साथ साथ आपके जो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है वो भी आते हैं। ये जो फ्रंट व्हील ड्राइव है मेरे पास, इसके अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं आते। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा वो इसकी डिज़ाइनिंग है। कोरियंस, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि कोरियंस जो होते हैं ना वो अपनी गाड़ियों को बड़े अच्छे से डिज़ाइन करते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों को अगर वो गलत नज़र आ रही हैं वो कोई चीज़ ऐड करके उसको बेहतर बना लेते हैं। अब जो इसकी रूफ लाइन है ये आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे को जा रही है, हालांकि ये एसयूवी है और एसयूवी में नीचे को जाती हुई रूफ लाइन बड़ी थोड़ी वियर्ड सी लगती है। अब
आप ये देखें, अगर ये इतना बड़ा स्पॉइलर है, अगर ये स्पॉइलर ना होता तो ये इतनी बदसूरत लगनी थी गाड़ी, लेकिन दे पुट दिस बिग एज स्पॉइलर, और इसकी वजह से गाड़ी की जो लुक है वो बहुत अच्छी हो गई है। इसके अलावा जो लाइट है इसकी रेयर, वो देखें कितनी ह्यूज है, कहाँ तक जा रही है बॉडी के अंदर। और इसी तरह से जो किया अपनी गाड़ियों के साथ करता है, किया स्टिंगर को भी आपको पता होगा कि वो जो लाइट होती है वो काफ़ी आगे तक जा रही होती है। नाउ टू गेट इनसाइड द कार, यहाँ पे डोर हैंडल पे एक बटन है जिससे आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अगर हम होंडा सिविक की बात करें तो उसका मुझे ज़्यादा पसंद है। दोनों स्पोर्टेजेस से पहले एक्चुअली मेरे पास सिविक थी, तो इसलिए मैं सिविक से भी थोड़ा सा कंपेयर करूँगा। सिविक के अंदर यहाँ पे सेंसर होता था, आप हाथ रखते थे तो वो ओपन हो जाती थी, लेकिन इसमें लॉक और अनलॉक दोनों के लिए आपको बटन प्रेस करना पड़ता है। ये भी ठीक है, खैर बटन प्रेस करेंगे आपके जो साइड मिरर्स हैं वो खुद ही अनफोल्ड हो जाएंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक एलईडी लाइट है इसके अंदर जो आपको डोर हैंडल फाइंड करने में अंधेरे में आपको हेल्प करती है। नाउ ओपनिंग द डोर इज़ क्वाइट बिग, और ओपनिंग काफ़ी बड़ी है। अगर मटेरियल्स की बात करें, कोरियंस की मुझे बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। मटेरियल क्वालिटी हालांकि कोई इतनी अच्छी नहीं होती इनकी, बहरहाल बिल्ड क्वालिटी इज़ क्वाइट नाइस। काफ़ी स्टर्डी गाड़ी है और काफ़ी हार्डकोर गाड़ी है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट मटेरियल मिल जाता है, उसके नीचे सारा हार्ड प्लास्टिक है, सिर्फ आर्मरेस्ट के ऊपर लेदर का काम है, और वो भी असली लेदर नहीं है, फेक लेदर है, लेकिन चलता है। 50-60 लाख की गाड़ी ठीक है। उसके अलावा यहाँ के आपके जो हैं आपके विंडो के ऑफ कोर्स होते हैं सारे स्विचेस, वो मिल जाते हैं। नॉर्मली हर गाड़ी के अंदर जो है ना दोनों ऑटो आते हैं जो मिरर्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ जो ड्राइवर साइड का है वो ऑटो है, बाकी सारे जो हैं नॉर्मल इलेक्ट्रिकल है। उसके अलावा लॉक अनलॉक का और विंडोज़ को लॉक करने का, उसके अलावा आपके साइड मिरर्स को कंट्रोल करने का, उसके अलावा आप गाड़ी के करीब जाते हैं जो अनफोल्ड होते हैं ना मिरर्स, उसको भी आप बंद कर सकते हैं यहाँ से, और उसके अलावा आप सेटिंग से भी उसको चेंज कर सकते हैं। नाउ गेटिंग इनसाइड द कार इज़ वेरी इजी। ये डोर स्टेप्स लगे हुए हैं, उसकी वजह से थोड़ा वियर्ड हो जाता है जैसे कि आपको नज़र आया होगा, बट द राइट way to get inside the car is just like this. The first thing that you notice when you sit inside this Kia Sportage, आपको ये लगता है कि जो इंटीरियर है ना वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, थोड़ा सा अपराइट है, जिस तरह की अमेरिकन स्पोर्ट्स कार्स होती हैं, मसल कार्स होती हैं उस तरह का, लेकिन स्टिल थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है। स्टीयरिंग बहुत खूबसूरत है, प्यारा है, लेदर स्टिच्ड है, सारा कंपनी की तरफ से आता है। उसके अलावा यहाँ पे जो क्रोम का काम किया हुआ है, यहाँ पे आपके फ़ोन के सारे कंट्रोल्स और मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं। दूसरी साइड पे आपका जो अंदर वो स्क्रीन है मीटर की, उसके लिए जो कंट्रोल्स हैं वो सारे यहाँ पे हैं। उसके अलावा जो क्रूज़ कंट्रोल है वो भी यहाँ पे है। जो स्टीयरिंग है वो टिल्ट भी है और टेलीस्कोपिक भी है। टेलीस्कोपिक का मतलब होता है कि आप इसको इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं, और टिल्ट का मतलब होता है आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसके वाइपर्स हैं वो ऑटोमेटिक हैं, रेन सेंसर्स हैं, ये लगे हुए हैं इसके रेन सेंसर्स। जब आपकी इनके रेन सेंसर्स के ऊपर बारिश पड़ती है या पानी पड़ता है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि आपको ऑटोमेटिक की कितनी स्पीड चाहिए, नॉर्मल की कितनी स्पीड चाहिए, या आप ऑटोमेटिक चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते, या आप रेयर जो वाइपर है उसको ऑटोमेटिक चलाना चाहते हैं या नहीं चलाते, जैसे कि मैं पहले उसके बारे में बात कर रहा था। उसके अलावा व्हेन वी कम टू द मिडल ऑफ द इंटीरियर, यहाँ पे आपको सही ओल्ड स्कूल वाइब आती है। कोई स्क्रीन नहीं है एसी के लिए, कोई कुछ नहीं है। इन्होंने एक बड़ा क्लेवर ट्रिक किया है यहाँ पे कि जो एसी की भी सारे कंट्रोल्स हैं ना वो उन्होंने इस स्क्रीन के अंदर दे दिए हैं। दिस स्क्रीन इज़ क्वाइट नाइस, 8 इंचज़ की है, और इसके अंदर आपको एसी के कंट्रोल्स और आपका जो मीडिया सारा उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अगर आप ड्राइविंग के दौरान वीडियोज़ देखने वाले अफराद हैं तो इसमें ऐसा नहीं है चक्कर, इसमें जब आप ड्राइव पर डालते हैं तो वीडियो नहीं चलती, तो दिस इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आपका ड्राइविंग करते हुए फोकस यहाँ पे ना जाए, उसके लिए ये फ़ीचर इन्होंने डाला है। काफ़ी गाड़ियों में होता है, होंडा सिविक में भी होता है, बाकी गाड़ियों में भी होता है। उसके अलावा यहाँ पे क्लीन एयर लिखा हुआ है, इसके अंदर एक फ़ीचर है कि गाड़ी की जो एयर है वो क्लीन होके आती है, एक फ़िल्टर लगा होता है, लेकिन इसमें कोई N95 वगैरह नहीं है, बट इट्स क्वाइट नाइस। अगर आप गूगल करेंगे ना किसी दूसरे कंट्री की स्पोर्टेज का इंटीरियर, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे बटन्स और ये जो सारी फिनिश है ग्लॉसी ब्लैक में नज़र आएगी, सारा क्रोम का काम नज़र आएगा। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको ना दूसरी स्पोर्टेजेस जो दूसरे कंट्रीज़ की होती हैं वहाँ पे आपको जो सीट्स हैं उसके कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे कि आपकी वेंटिलेटेड या हीटेड सीट्स होती हैं उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एसी के नॉर्मल कंट्रोल्स हैं, लेकिन ये डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। पाकिस्तान के लिहाज से उन्होंने इस एसी को डिज़ाइन किया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। उसके अलावा यहाँ पे आपको माइक मिल जाता है, वॉल्यूम नॉब है। उसके अलावा यहाँ पे आपके जो अगर आपने जंप करना है म्यूज़िक के ऊपर, लंबा जंप लेना है तो उसके लिए यहाँ पे नॉब है।
जो आपकी स्क्रीन है वो दोनों एसीज़ के बिल्कुल मिडल में है, तो ये बड़ा एक अच्छा लेआउट है, वेल थॉट आउट है। और उसके अलावा जो मुझे इस इंटीरियर के अंदर बुरी चीज़ें लगती हैं, एक तो ये कि आई थिंक एसी की एक अलग से स्क्रीन होनी चाहिए, उसके अंदर आपको नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी एक अच्छा क्लेवर डिज़ाइन लगा है। ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं जिसके अंदर ऑफ लिखा है, ये क्लाइमेट का है। अभी मैंने ऑफ़ किया हुआ है क्योंकि माइक के अंदर जो है शोर आएगा हवा का। उसके अलावा इट्स डुअल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, जिसको आप सिंक भी कर सकते हैं। और उसके अलावा आप दोनों पैसेंजर्स जो हैं वो पैसेंजर्स और ड्राइवर्स ये अपने मुताबिक भी सेट कर सकते हैं। और इसके पीछे भी एयर वेंट्स हैं। उसके अलावा कुछ ख़ास नहीं है यहाँ पे। आपके सेटअप की है, फ़ोन होम ट्रैक सीक करने की है। उसके अलावा यहाँ पे एक उन्होंने कस्टम बटन दिया है। इस कस्टम बटन के ऊपर आप कुछ भी सेट कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके कि आप ये बटन दबाएंगे तो जो भी आप चाहते हैं वो ऑन हो जाएगा। उसके अलावा अगर मीटर की तरफ आएँ, दैट्स समथिंग जो मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगती है। लाइक बहुत ही पुराना सिस्टम दिया हुआ है इन्होंने। छोटी सी स्क्रीन है, वो भी ब्लैक एंड वाइट है। आप पुरानी सिविक भी उठा के देख लेंगे ना 2013 की, उसके अंदर भी आपको जो है वो एलईडी मिलती है और वो भी कलरफुल होती है। उसके अंदर आपको क्लॉक श्लॉक सारा कुछ उसके अंदर मिल जाता है। लेकिन ये 70 लाख की गाड़ी मैंने अभी ख़रीदी है और इसके अंदर जो है ये ब्लैक एंड वाइट छोटी सी स्क्रीन है। खैर काफ़ी चीज़ें बता देती है आपको, आपकी जो इस ट्रिप की एवरेज है, पिछले ट्रिप की एवरेज भी। उसके अलावा अगर आप कोई अपना ट्रिप सेट करना चाहते हैं वो भी आप सेट कर सकते हैं और ओवरऑल एवरेज भी बताती है। ये जो गाड़ी मुझे एवरेज देती है वो तकरीबन नॉर्मली 10 की एवरेज देती है इन सिटी। और अगर आप लॉन्ग पे जाते हैं 120 की स्पीड के ऊपर, एवरेज जो स्पीड होती है हमारी मोटरवेज़ की, उसके ऊपर ये गाड़ी तकरीबन 12 से 13 की दे देती है। अगर आप एसी ऑफ करके चलाएं तो शायद तकरीबन 14 पे भी चली जाती है। ओके, नाउ विल कम टू दिस सेक्शन ऑफ द कार। इतना वाइड नहीं है क्योंकि गाड़ी भी कोई लैंड क्रूज़र नहीं है, लेकिन इट्स क्वाइट नाइस। यहाँ पे इसकी गियर नॉब है, काफ़ी हैंडी गियर नॉब है। और दिस इज़ अ 6 स्पीड ऑटोमेटिक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ये ट्रिपटॉनिक भी है। उसका मतलब ये होता है कि आप इसको मैनुअल चला सकते हैं। ड्राइव पे लेके आएंगे, उसके बाद आप गियर नॉब को इधर को करेंगे और नीचे करने से आपके गियर्स निकलेंगे, ऊपर को करने से गियर डलेंगे। लेकिन मैं यूजुअली इसको ड्राइव पे ही चलाता हूँ ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर आप इसको मैनुअली चलाते भी हैं तो ये ख़ुद भी गियर फिर भी बदल देती है। मुझे ये चीज़ नहीं पसंद कि मैंने मैनुअल पे भी किया हुआ है और फिर भी ये खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर रही है। खैर, उन्होंने अपने इंजन को भी बचाना है। यहाँ पे नीचे आपके पार्किंग सेंसर्स ऑफ़ करने की ऑप्शन है। अगर आप किसी रश में फंसे हुए हैं और पार्किंग सेंसर्स खुद ही चल रहे हैं तो उसको ये आप बंद कर सकते हैं। उसके नीचे ऑटो होल्ड का है। ऑटो होल्ड का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी इशारे वगैरह पे रुकते हैं या आपको बार बार रुकना पड़ रहा है लेकिन आप गियर पार्किंग में नहीं डालना चाह रहे, तो आप अपनी ब्रेक को प्रेस करेंगे और ऑटो होल्ड को ऑन कर देंगे। तो इससे होगा ये कि आप ब्रेक छोड़ भी देंगे, गाड़ी नहीं चलेगी। जब आप रेस देंगे सिर्फ तभी गाड़ी चलेगी। ये बहुत अच्छा फीचर है। और उसके अलावा यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल है। अगर आप किसी हिली एरिया से नीचे आ रहे हैं तो आप अपनी स्पीड सेट कर सकते हैं। ये खुद ही ब्रेकिंग करेगी और स्पीड को मेंटेन करेगी। और जो डिफरेंस आपको अल्फ़ा और स्पोर्टेज फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव में मिलता है, अल्फ़ा के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक नहीं आती, उसके अंदर वो हाथ वाली ओल्ड स्कूल हैंड ब्रेक आती है। उसके अलावा मेरे ख्याल से उसमें हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह भी नहीं आता। ड्राइव मोड्स तमाम स्पोर्टेजेस में 3 आते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स, इको और नॉर्मल होता है। इको के ऊपर एवरेज अच्छी आती है, नॉर्मल के ऊपर ये स्पोर्ट्स और इको के दोनों के दरमियान वाला होता है। उसके अलावा जो आपका स्पोर्ट्स होता है उसमें आपके जो आरपीएम्स हैं वो काफ़ी हाई रेंज पे रहते हैं। यहाँ पे आपको सन ग्लासेस होल्डर मिल जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे आपके चारों जो गाड़ी की लाइट्स हैं, इंटीरियर की रीडिंग लाइट्स, उनका कंट्रोल मिल जाता है अगर चारों को इकट्ठा चलाना चाहते हैं, वरना आप अलग से भी चला सकते हैं। ठीक है। मिडल के अंदर आपकी जो पैनोरामिक सनरूफ है उसके कंट्रोल्स हैं। अपने शेड अगर पीछे करना है तो एक दफ़ा प्रेस करें, शेड पीछे हो जाता है। अगर आप इसको मज़ीद प्रेस करेंगे तो आपकी जो ऊपर वाली पूरी की पूरी छत है वो खुल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे जो सन शेड्स हैं उसमें मिरर है जो कि हिडन होता है और उसके साथ एक अलग से लाइट भी आती है। और अच्छी बात जो मुझे इस गाड़ी की लगती है वो ये है कि इसका जो ड्राइवर साइड का है मिरर, उसके अंदर भी लाइट और ये शीशा आता है। नॉर्मली ये हमें नहीं मिलता पाकिस्तान में। यहाँ पे जो आपको मिरर नज़र आ रहा है उसके अंदर आपको एक लाइट नज़र आ रही होगी। तो ये जो मिरर है ऑटो डिमिंग है। अगर आपके पिछले मिरर के अंदर से इसमें कोई लाइट पड़ती है और वो आपकी आंखों में पड़ रही है पिछली गाड़ी की हेडलाइट्स, तो ये ऑटोमेटिकली शीशे को डिम कर देता है इलेक्ट्रॉनिकली। इसको आप ऑन या ऑफ़ भी कर सकते हैं इस बटन से।
बट इट्स अ वेरी नाइस फीचर, खासकर पाकिस्तान में जहाँ पे लोगों को अकल नहीं होती कि जो अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स हैं वो लो बीम पे रखनी है। शूटिंग करते करते रात हो गई है एंड वी आर क्रूजिंग डाउन द कनाल रोड एंड व्हाट अ गुड टाइम टू शेयर द ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ द किया स्पोर्टेज। नाउ अगर इसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन ना ही ज़्यादा हार्ड है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इट फील्स फेयरली नॉर्मल। आपको सेडान वाली वाइब आती है, एक एसयूवी वाली वाइब बिल्कुल नहीं आती। लेकिन जब आप किसी खड्डे शड्डे से गुजारते हैं और ये नीचे नहीं लगती या कोई आपको ज़्यादा बम्प नहीं फील होता, तब आपको पता लगता है दैट यू आर सिटिंग इन एन एसयूवी। प्लस इसके जो 18 इंचज़ के बड़े टायर्स हैं, रिम्स हैं, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं इसके कंफर्ट लेवल के साथ। उसके अलावा अगर हम इसके ड्राइविंग की बात करें तो जो स्टीयरिंग है वो मुझे बहुत पसंद है। वो उसकी वजह ये है कि बड़ा एक ना वर्सटाइल स्टीयरिंग है। मैं वर्सटाइल वर्ड को एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ। वो इसलिए वर्सटाइल है क्योंकि जब आप नॉर्मल स्पीड्स में जा रहे होते हैं तो बड़ा सॉफ्ट होता है स्टीयरिंग, लाइक यू कैन इवन टर्न दिस स्टीयरिंग विद अ सिंगल फिंगर। लेकिन जब आप अपनी स्पीड जैसे जैसे तेज़ करते हैं, आप हाई स्पीड्स पे जाने लगते हैं, तो जो इसका स्टीयरिंग है वो हार्ड होने लग जाता है। बाकी गाड़ियों में भी इसी तरह होता है लेकिन इसका थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है इस सेंस में। उसके अलावा अगर इसकी पावर की बात करें, इको मोड में बहुत नॉर्मल गाड़ी लगती है। जैसे ही आप इसको स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं तो इसके आरपीएम्स नॉर्मली 3000 आरपीएम्स पे चले जाते हैं और आप जब भी हल्का सा प्रेस करते हैं ना एक्सीलरेटर को तो आपको फ़ौरन उसका पंच मिलता है इसकी परफॉर्मेंस का, और आप फ़ौरन इसको ना पुश कर सकते हैं गाड़ी को। और उसके अलावा ड्राइविंग बहुत अच्छी है, वेरी इजी टू ड्राइव कार है ये। और मैं मेरे इससे पहले मेरे पास सिविक थी और घर में अभी भी 2 सिविक्स हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इजी टू ड्राइव कार है। सिविक्स आर अ लिटिल बिट स्पोर्टियर। मुझे फील होता है कि उनकी जो सस्पेंशन है ना वो थोड़ी हार्ड है, लेकिन स्टिल मैं उसकी सस्पेंशन को इसी सस्पेंशन से ज़्यादा बेहतर करा दूंगा। उसकी वजह ये है कि उन्होंने ना उसकी सस्पेंशन को काफ़ी अच्छे से कैलिब्रेट किया हुआ है। वो ऐसा नहीं लगता कि आपकी जो सस्पेंशन है बहुत ज़्यादा हार्ड है, आपको बहुत बम्प्स फील हो रहे हैं, लेकिन उसकी सस्पेंशन आपको बहुत अच्छा फील करवाती है। इसकी भी सस्पेंशन बहुत अच्छी है। उसके अलावा आपको कहीं पे अंडर पावर नहीं फील होगी। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में भी ट्रैवल करना चाहते हैं या लॉन्ग पे ट्रैवल करना चाहते हैं, इट कैन ईजीली गो एनीवेयर। और अगर आपको इसका ड्राइविंग प्लेजर मज़ीद ज़्यादा चाहिए तो आप ऑल व्हील ड्राइव को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक होगा, आपको उसकी जो फ्यूल एवरेज है वो इतनी अच्छी नहीं मिलेगी क्योंकि इंजन जो होता है वो चारों टायर्स को पावर दे रहा होता है, तो जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो थोड़ी कम हो जाती है। उसके अलावा जो इसकी ड्राइविंग में मुझे बुरी चीज़ लगती है वो इसकी ब्रेक्स हैं। ब्रेक्स का और लोग भी बड़े लोग कहते हैं कि इसकी जो ब्रेक्स हैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो थोड़े से यूज़ के बाद जो इसकी ब्रेक्स हैं ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा पुश करने के बाद आपकी लगती हैं। मुझे इसकी ब्रेक्स पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद। आई रियली लाइक द सिविक्स और अदर कार्स ब्रेक्स जैसे कि क्रोला हो गई। बहरहाल और इसकी ड्राइविंग में कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। क्रूज़ कंट्रोल है, वो अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, अडेप्टिव नहीं है। और उसके अलावा इट्स क्वाइट नाइस टू ड्राइव। और इसकी जो सीट्स हैं वो लेदर नहीं आती। इसकी सीट्स के ऊपर फ्रंट व्हील ड्राइव के ऊपर तो लेदर खुद ही आफ्टर मार्केट करवाया हुआ है। जो लेदर है वो सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव में आता है। बाकी जो फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट है उसके अंदर जो सीट्स हैं वो आती हैं जो हाई ग्रेड फैब्रिक होता है, और जो अल्फा है उसमें लो ग्रेड फैब्रिक आता है, उसका फैब्रिक की क्वालिटी भी डाउन होती है। उसके अलावा ऑल द कार्स आर सेम, ऑल 3 वेरिएंट्स आर सेम, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। जो एक चीज़ मैंने पहले बताई थी वीडियो में, मुझे इसकी स्क्रीन उससे बहुत ही नफ़रत है, बहुत छोटी और फजूल सी है। आप इलांट्रा में देख लें, एक सेडान है, ओरियन है, वो भी सेम इंजन आता है, उसकी स्क्रीन बड़ी कलरफुल और बड़ी अच्छी फंक्शनल सी है। तो दैट्स इट आई थिंक अबाउट द ड्राइविंग एक्सपीरियंस। अगर आप एक स्पोर्टेज ओनर हैं तो मुझे अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको कैसी लगती है गाड़ी चलाने में। ओके, अब हम वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है मेरा ऑनर एक्सपीरियंस इस गाड़ी का, कि मैं इस गाड़ी को 1.5 साल से चला रहा हूँ। मुझे कैसी गाड़ी लगी, क्या प्रॉब्लम्स आए और क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को कंसीडर करनी चाहिए इस गाड़ी को लेने से पहले। जब मैं ये गाड़ी ले रहा था मैंने कुछ और ऑप्शंस भी कंसीडर की थी, जिनमें MG HS थी और उसके अलावा Hyundai Tucson थी। MG HS का जो इशू था वो ये था कि उसमें हाई ऑक्टेन रिकमेंड करती है कंपनी, और हाई ऑक्टेन का आपको पता है कि पाकिस्तान में हर जगह पे नहीं मिलता। चूँकि हमारी ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो किसी ऐसे एरिया में अगर आपका फ्यूल कम हो जाए और हाई ऑक्टेन ना मिल रहा हो तो दैट कुड बी एन इशू। उसके अलावा हाई ऑक्टेन की आपको प्राइस भी पता है कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, और उसके साथ साथ MG HS की जो फ्यूल एवरेज है वो काफ़ी कम है इसके मुकाबले में।
और उसकी बिल्ड क्वालिटी भी ऑफ कोर्स कोरियन से बहुत कम है। तो ये कुछ रीजंस थी कि मैंने MG HS को साइड पे किया फ़िलहाल, शायद फ्यूचर में मैं उसको कंसिडर करूं। लेकिन उसके अलावा मैंने Hyundai Tucson को कंसिडर किया था। Hyundai Tucson सेम टू सेम यही है, लेकिन सिर्फ शेप का डिफरेंस है। चैसी, इंजन, ट्रांसमिशन, एवरीथिंग सेम ये दोनों गाड़ियाँ शेयर करती हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि Hyundai जो है वो किया के कुछ शेयर्स को ऑन करती है। खैर, अगर Hyundai Tucson की बात करें यूज्ड की, तो Hyundai Tucson जो यूज़ थी वो बहुत ही महंगी मिल रही थी। अब सेम जो किया स्पोर्टेज का जो 2020 मॉडल है, अगर ये 70 लाख में मुझे पड़ा है, तो जो Tucson का 2020 मॉडल था ना फ्रंट व्हील ड्राइव, वो तकरीबन 75 लाख, 76 लाख, 78 लाख भी लोग मांग रहे थे, विच आई थिंक इज़ काइंड ऑफ अब्सर्ड, क्योंकि जो नई गाड़ी है तो दोनों की प्राइस डिफरेंस जो है वो तकरीबन 3-4 लाख का है, लेकिन यूज़ करके उस गाड़ी को एक्सपेंसिव बेच रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रही थी, तो इस वजह से मैंने Tucson को भी साइड पे कर दिया। उसके अलावा इस प्राइस रेंज में, चूँकि 7 मिलियन की प्राइस रेंज थी हमारी ये कॉम्पैक्ट SUV की, जो सेगमेंट घर में खाली था, उसकी 70 लाख या 7 मिलियन की प्राइस रेंज थी, तो उसमें फिर स्पोर्टेज ही बेस्ट फिट आ रही थी। देन आई बॉट दिस कार। अब आते हैं इसके इश्यूज़ की तरफ कि इस गाड़ी में इश्यूज़ क्या आए हैं। मुझे पर्सनली कोई इशू नहीं आया, 1.5 साल हो गया मुझे स्पोर्टेज यूज़ करते हुए, अभी तक कोई इशू नहीं आया। लेकिन जो मेरे दोस्त जानने वाले या जो अदर स्पोर्टेज ओनर्स हैं, उनको जो इश्यूज़ आए हैं, वो एक तो इसके टायर्स जो हैं वो बहुत ही थर्ड क्लास हैं, वो हाई स्पीड्स पे फट जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप स्पोर्टेज ले रहे हैं तो फ़ौरन अपने टायर्स को चेंज करवा के कोई अच्छे टायर्स डालें। उसके अलावा फ़ीचर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है। बेसिक फ़ीचर्स सारे हैं इस गाड़ी के अंदर, लेकिन जैसे अगर मैं MG में देखें आप, वो इससे सस्ती गाड़ी है यूज़ में, और उसके अंदर भी वो आपकी जो क्रूज़ कंट्रोल एडेप्टिव, वो एक बड़ा अच्छा फ़ीचर है। उसके अलावा बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ीचर्स आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा उसमें सिक्वेंशियल टर्न सिग्नल्स और ढेर सारी चीज़ें हैं। खैर, इसके अंदर फ़ीचर्स की कमी है। उसके अलावा जो दूसरा इशू इसमें आता है वो मेरी पिछली स्पोर्टेज में आया था। जो इसकी हेडलाइट्स हैं, इनमें उन्होंने ना पीछे से कहीं से स्पेस छोड़ी हुई है, तो इसके अंदर डर्ट भी जा सकती है और इंसेक्ट्स भी जा सकते हैं। मेरी पिछली स्पोर्टेज के अंदर एक मकड़े ने जाके जाला बना लिया था, और मैं हंस रहा था, यार ये 70 लाख की गाड़ी है और इसके अंदर मकड़े जाले बना रहे हैं। तो दिस इज़ अ ड्रॉबैक, आपको इसकी केयर करनी पड़ती है। टाइम के साथ इसमें डर्ट भी आ जाती है, या कई लोगों को फॉग भी अंदर आ जाती है जब वो गाड़ी वॉश करते हैं, तो उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। एक और चीज़ जो इसमें मुझे बुरी लगती है वो इसकी पेंट क्वालिटी है। मेटल के ऊपर इसकी पेंट क्वालिटी ठीक है, लेकिन जो इसके प्लास्टिक एरियाज़ हैं उनके ऊपर पेंट क्वालिटी बहुत लो है। ख़ासकर जो किया कि अदर प्रोडक्ट्स हैं ना, आप पिकांटो, अगर आप में से कोई पिकांटो का यूज़र है तो आपको पता होगा कि जो उसके डोर हैंडल्स हैं उसके ऊपर से पेंट सिर्फ नाखून से उतर जाता है। बहुत ही थर्ड क्लास इसका पेंट है अगर हम प्लास्टिक एरियाज़ की बात करें। स्पोर्टेज में थोड़ा बेहतर है पिकांटो वगैरह से, लेकिन स्टिल नॉर्मल स्क्रैच से जो दूसरी गाड़ी स्क्रैच नहीं होगी, स्पोर्टेज हो जाती है। उसके अलावा आई थिंक इट्स अ गुड कार, गुड SUV। सस्पेंशन, अगर मैं आपको बताऊं सस्पेंशन का एक्सपीरियंस मेरा, तो आपको ये सिडान की वाइब देती है। आपको ये नहीं लगता कि आप कोई बहुत बड़ी SUV में बैठे हैं। ऑफ कोर्स ये एक छोटी सी कॉम्पैक्ट SUV है, बट इट्स स्टिल वेरी नाइस। आपको कहीं भी खड्डों शड्डों पे टेंशन नहीं होगी, कहीं आपको ग्राउंड क्लियरेंस की नहीं प्रॉब्लम होगी। तो जो लोग 70 लाख की सिविक्स खरीद रहे हैं, आई थिंक उनको इस गाड़ी को कंसिडर करना चाहिए अगर आप सस्पेंशन के बारे में कंसर्न्ड है। उसके अलावा आई थिंक इट्स अ नाइस कार। पैनोरामिक सनरूफ है, ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं, LED हेडलाइट्स हैं, इट लुक्स गुड, इट्स अ नाइस कार। और इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है जो कि आपको पाकिस्तान में जो बाकी अदर कार्स हैं, मतलब करोला ले लें, करोला ग्रैंडे आपको आज 70-80 लाख की मिल रही है। सो आई थिंक जिसने करोला ख़रीदनी है वो उसको छोड़े और इस गाड़ी के ऊपर आए। मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ किया का, लेकिन स्टिल आई लाइक दिस कार। आई थिंक दैट्स इट अबाउट द कार। आपको अगर कोई और क्वेश्चंस हो इस गाड़ी के बारे में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और उधर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप कमेंट्स के अंदर डिस्कशन शुरू कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। जो यूज़र नेम है इंस्टाग्राम का और फेसबुक का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं @smith_bin_monam, वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और व्हील अथॉरिटी का @wheelauthoриtypk, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।